नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भारत की आर्थिकी में दिलचस्पी रखने वाले सभी ये हकीकत जान रहे हैं कि हमारे बैंक टाइम बम पर बैठे हुए हैं। भारत के बैंकों की दशा आर्थिकी के बिगड़े होने का प्रमाण है। वाणिज्यिक बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या कि एनपीए की तस्वीर लगातार बिगड़ती जा रही है। बट्टे खाते वाली ये पूंजी या कि एनपीए 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है। मार्च 2015 के आखिर में कुल कर्ज में एनपीए का प्रतिशत 4.6 था। वह 6 महीने के बाद 5.1 हुआ है। यह अब और ज्यादा होगा। अदायगी का नया टाइम तय कर कर्जों की जो रीस्ट्रक्चरिंग हुई थी वह एनपीए कोई 11% से अधिक हो गया है। मतलब 16.5% कर्ज राशि बट्टे खाते के कगार पर है। बैंकों को दिए गए कर्ज का इतना फंसा होना बैंकों को बर्बाद कर सकता है। बैंक व्यवस्था की जड़ें हिल सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन इसको लेकर कई दफा चेतावनी दे चुके हैं। सरकार भी अब गंभीर होती लगती है। प्रधानमंत्री दफ्तर ने सरकार व रिजर्व बैंक के निवेश से एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाने का प्रस्ताव बनाया है। यह कंपनी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के एनपीए को अधिग्रहित करेगी। इसके पीछे सोच यह है कि बैंक जब एनपीए की चिंता से मुक्त रहेंगे तो वे निश्चिंत होकर नए कर्ज देंगे। कर्ज के नए सिलसिले का शुरू होना निवेश बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है। सवाल है कि संकट की जड़ तो अर्थव्यवस्था में मांग का नहीं होना है। न निर्यात बढ़ रहे हैं, मतलब न विदेश में मांग है और न घरेलू बाजार में मांग है। मांग न होने के कारण ही कर्ज लिए हुए कंपनियां मरी हुई है और वे बैंकों को कर्ज का पैसा वापस नहीं लौटा रही है। सो बैंक, कर्ज और कंपनियों की दशा का पूरा मामला आर्थिकी को जकड़ने वाला है। आज इस पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ आर्थिक मामलों के जानकार आनंद प्रधान है। आनंद जी, सरकार के बैंकों के कर्ज जिस तरह फंसे हुए हैं और उनका आकार जिस तरह बढ़ता जा रहा है, वो संकट बैंकों के अस्तित्व के लिए कितना गंभीर है? मैं समझता हूं न सिर्फ बैंकों के लिए बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था के लिए वो सचमुच में एक टाइम बम की तरह से हो गया है। नहीं, लेकिन क्यों हो गया है इसकी वजह मैं बता रहा हूं। उसकी वजह यह है कि पिछले 13 साल में पहली बार जो बैंकों का एनपीए, घोषित एनपीए है उनका, जिसको हम कह लें कि वो अपनी तरफ से उन्होंने पैसा डूबा हुआ मान लिया है, तो वो करीब उनके कुल एडवांसेस का 5% है। और उसमें अगर हम कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग को भी मान लें, यानी जिसमें बैंक कॉर्पोरेट्स ने डिफॉल्ट किया लेकिन उनको रिस्ट्रक्चर कर दिया, तो वो करीब 11.5% के आसपास पहुंच चुका है। पर ये 16% टोटल बनता है ये। और तो जो अनऑफिशियल रिपोर्ट हैं वो कह रही है कि लगभग 1/4 तक है। 17% से लेकर के 25% के बीच में है। ऑफिशियली तो वो 12% के आसपास। तो अगर ये 25% फंसा रहे तो बैंकों का क्या होगा? तो बैंकों का ये हालत हो गई है कि पिछले 20 साल में पहली बार ऐसा है कि जो बैंक कर्ज देते हैं वो सिंगल डिजिट में आ गया है। 20 साल में सबसे कम जो क्रेडिट देने का या कर्ज देने का उनका रेशियो है वो इस समय गिर गया है, क्योंकि वो नया कर्ज नहीं दे रहे कि उनके पास पैसा नहीं है। क्योंकि जब भी आपके पास बैड लोन हो जाता है या जो पैसा डूब रहा है तो आपको प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि रिजर्व बैंक ने इस बीच इस पर बहुत सख्त रवैया अपनाया है। अच्छा। क्योंकि वो और ये बात सही भी है कि अगर बैंक डूबेंगे तो पूरी अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। तो अगर बैंकों को बचाना है तो उन्होंने कहा भाई आप उसके लिए प्रोविजनिंग कीजिए। जब बैंकों ने उसके लिए प्रोविजनिंग करनी शुरू की कि इतना पैसा डूबा है तो उतना आपके लिए रखना पड़ेगा, तो अगर रख रहे हैं तो आपके पास पैसा देने के लिए नहीं है। और इस समय अर्थव्यवस्था आपकी इन्वेस्टमेंट मांग रही है। उसके लिए आप चाहते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़े। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी है कि वो उनको लोन मिले। तो लोन देने के लिए बैंक बहुत ही रिलक्टेंट हैं। और दूसरा ये भी है कि जो इसमें एक बड़ी समस्या ये आ रही जिसकी तरफ रिजर्व बैंक ने भी ध्यान दिलाया कि जो इस पूरे जो 3-3.5 लाख करोड़ का जो एनपीए है उसमें ज्यादातर बड़े बारोअर्स हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, उनका पैसा फंसा हुआ है। अब वो रिजर्व बैंक बार बार जोर दे रहा है कि ऐसा नहीं चल सकता। जैसे अभी राजन ने भी कहा कि भाई आप जो है एक तरफ आपका लोन भी फंसा हुआ, दूसरी आप बड़ी बड़ी पार्टियां भी कर रहे हैं, पैसे उड़ा रहे
हैं, पब्लिक में क्या मैसेज जा रहा है। तो ये एक तरह से सरकार के लिए भी धर्म संकट खड़ा हो गया कि अगर इनकी मदद करने के लिए आए तो तुरंत आरोप लगेंगे, और दूसरी तरफ अगर इनकी मदद न की जाए तो जो स्थिति लॉकजाम फंस गई है कि इसमें कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है, पूरे अर्थव्यवस्था के लिए, पूरे आर्थिक तंत्र के लिए, फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया। तो उसके अंदर जो सरकार और रिजर्व बैंक के बीच में एक नई कंपनी बना के लोन को ट्रांसफर करने की बात हुई है, ये कितनी दमदार, इसमें क्या है? ये जो खबरें आ रही हैं कि सरकार एक अपनी तरफ से, सरकार और रिजर्व बैंक दोनों की इक्विटी के साथ एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई जाए और जो बैंकों का एनपीए है वो ले ले और वो फिर उसके मैनेजमेंट का या उनको सेल करने का या उनको स्ट्रेटेजिक सेल का फैसला करे। अब इसमें सवाल ये, जो खबरें आ रही हैं, रिपोर्टें आ रही हैं, उसमें रिजर्व बैंक का कहना है कि ये तो एक तरह से मोरल हैजार्ड पैदा करना है, एक तरह से टैक्स पेयर्स के पैसे पर, क्योंकि अल्टीमेटली या तो सरकार पैसा लगाए उस कंपनी में और रिजर्व बैंक लगाए, ये तो हमारा आपका पैसा है। तो हमारे आपके पैसे से जो टैक्स पेयर का पैसा है, उसके पैसे से आप बड़े कॉर्पोरेट्स को, जो लोग पैसा मतलब डुबा करके एक तरह से विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, उन विलफुल डिफॉल्टर्स को आप मदद कर रहे हैं, तो पूरे सिस्टम में आप क्या मैसेज दे रहे हैं? नहीं, मैं इसको उदाहरण तो ये एक रिजर्व बैंक का इस पर थोड़ा सा रिलक्टेंस है, पर सरकार जिस तरह की स्थिति में फंसी हुई है उसके सामने अब कोई चारा नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि रिजर्व बैंक के दबाव के बावजूद जो कर्ज की वापसी है वो वापस नहीं हो रही है, क्योंकि कुछ उसमें जेन्युइन मामले भी हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर में या पावर सेक्टर में बहुत सारी चीजें फंस गई, इकोनॉमी की ग्रोथ रेट गिरी हुई है, तो वो बेचारे पे करने की स्थिति में भी नहीं है। पर मैं बेचारे नहीं, लेकिन इसमें ये मूल कारण कितना जिम्मेवार है कि मांग ही नहीं है, इसलिए हम जब खरीदार नहीं है, प्रोडक्ट कारखाना खुला हुआ है, खरीदार नहीं है, तो मांग का निर्णायक आधार कितना बड़ा है? नहीं, वो भी एक फैक्टर है, पर ज्यादा बड़ा फैक्टर नहीं, पूरा बड़ा फैक्टर नहीं है, क्योंकि लोगों के सामने है। जैसे मान लीजिए आप किंगफिशर एयरलाइंस को लीजिए, तो वो तो कंप्लीट मिसमैनेजमेंट था, और मिसमैनेजमेंट के कारण जो कंपनी करीब 10,000 करोड़ रुपए के डूब गई बैंकों का, और उसमें ज्यादातर सरकारी बैंक, तो आप उसको किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? अब इस तरह के जो उदाहरण हैं वो पब्लिक में, पॉलिटिशियंस के लिए, सरकार के लिए एक बहुत नैतिक संकट खड़ा कर सकते हैं कि उसमें कोई जो जेन्युइन कंपनी भी है, जो सचमुच में मतलब बदली हुई आर्थिक परिस्थितियों के कारण संकट में फंस गई है, वो भी उसका शिकार हो जा रही है, जिसको कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिसना है। लेकिन वो सिर्फ एक फैक्टर है, वो पूरा फैक्टर नहीं है। और इसमें हमें ऐसा लगता है कि एक तो ये आज की समस्या नहीं है, पिछले 5-7 साल से जो इकोनॉमिक डाउनटर्न शुरू हुआ उसके बाद से ये धीरे धीरे बिल्डअप होता चला गया है। नहीं, पर आपके अनुसार रिजर्व बैंक और रघुराम राजन वो इस स्थिति, पूरी स्थिति के लिए ज्यादा किसको जिम्मेवार मान रहे हैं? ये कारपोरेट की नीयत को लेकर, या कुल इकोनॉमी की दशा खराब है इस कारण साइकिल नहीं ठीक हो पा रहा है? उनका यह कहना है कि इसमें कारपोरेट की नीयत पर वो ज्यादा सवाल उठा रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने देखिए कि पिछले दिनों सरकारी क्षेत्र के बैंकों को कहा कि आप लोग इस पर ज्यादा से उन्होंने काफी हड़काया उनको, और यह कहा कि आप इनको विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने के लिए आप प्रयास करिए। पर एक मामले को ही अगर जैसे किंगफिशर को ही फिर से ले लें, तो 2012 से वो कंपनी बंद है, पर उसको विलफुल डिफॉल्टर घोषित करवाने में भी स्टेट बैंक अभी पिछले साल दिसंबर में जाके सफल हो पाया। कोर्ट कचहरी में मामला इतना लंबा खिंचता है कि उसमें वो कुछ बैंक भी कुछ नहीं कर पा रहे। बिल्कुल डिफॉल्टर का मतलब यह हुआ कि अगर आपने एक जगह डिफॉल्ट कर दिया है तो आपको आगे कहीं अब लोन नहीं मिलेगा, लेकिन जब तक आप वो नहीं है तब तक आप दूसरी जगह से लोन ले रहे हैं, तीसरे बैंक से ले रहे हैं आप, जिसको कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म, जिसकी बड़ी चर्चा हुई पिछले सरकार के समय में। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि सरकारी बैंकों के पैसे पर कुछ लोग एक तरह से, जिसको रघुराम राजन कहते हैं फ्री लोडर्स हैं ये, तो ये इसका फायदा उठा करके एक तरह से इसका मजे लूटते हैं, और ये जानबूझ करके भी डिफॉल्टर्स होते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें दोनों ही बातें बहुत जरूरी हैं कि एक तो मैसेज कड़ाई से जाना चाहिए, क्योंकि ये एक रेगुलर फेनोमेनन नहीं होना चाहिए, और ये इससे एक बड़ी संकट खड़ा हो सकता है। आनंद जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।